हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CTET 2011 में प्राथमिक स्तर पर हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन बी समय व अवधि पर, ऑप्शन सी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता डिपेंड करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एक साधन का कार्य करती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, या हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए जो हिंदी की कक्षा में जो हिंदीतर भाषी बच्चे हैं उनको हिंदी सीखने में कठिनाई का सामना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, या बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास। तो बच्चों के लेखन कौशल का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका हो सकता है वो अपने अनुभवों को लिखना, क्योंकि जो बच्चा है उससे हम कहेंगे कि अपने अनुभवों को लिखे, तो उससे जो उसका लेखन कौशल है उसका मूल्यांकन उसका मूल्यांकन बेहतर तरीके से हो सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, या मधुर वाणी। तो बोलना कौशल महत्वपूर्ण होता है संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती जो हो सकती है वो क्या हो सकती है कि बहुभाषिक कक्षा यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं। भाषा जो कुछ बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, कुछ बच्चे पंजाबी बैकग्राउंड के, ये अलग अलग भाषाओं के जो बैकग्राउंड के बच्चे अगर क्लास के अंदर हैं तो सबसे बड़ी चुनौती शिक्षक के लिए होती है कि उनके लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यानी कि समावेशी एजुकेशन में, समावेशी क्लास में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के विपरीत कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं ये 4। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, या भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। देखिए, ऑप्शन सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका जो कह रहा है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ये जो
सिद्धांत है, ये जो ऑप्शन है ये प्रतिकूल है हमारे जो समावेशी शिक्षा है उसमें भाषा सीखने के लिए, क्योंकि व्याकरण, केवल व्याकरण सीखने से ही हम भाषा बोलना नहीं सीखते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, यदि हम लोगों को इंग्लिश का जो व्याकरण है, जो ग्रामर है वो पूरी आती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा को बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केवल और केवल व्याकरण के नियम सीखने से हम किसी भाषा को नहीं सीख सकते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। जितना आप अधिक से अधिक अवसर देंगे बच्चों को, उतना ही बच्चों में जो भाषा का विकास है वो अच्छा होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना ये उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं ये उद्देश्य होते हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए, जबकि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है। कंठस्थ कराना बच्चों को प्राथमिक स्तर पर कहीं भी सही नहीं होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा, कौन सा कथन उचित है गृह कार्य के बारे में, जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं उसके बारे में कौन सा कथन उचित है ये आपको बताना था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चे की जो क्षमताएं हैं, जो बच्चे का स्तर है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब अभिव्यक्त करना, यानी कि भाषा अगर हम किसी दूसरे से कोई भी बात अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं तो कैसे बता सकते हैं? या तो हम अपनी बात को कैसे बताएंगे, बोलकर या फिर लिखकर। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, बोलकर या लिखकर। ठीक है, यानी कि बोलकर हम अपनी जो कोई भी बात है दूसरे व्यक्ति को या तो हम बोल सकते हैं या फिर लिखकर हम उसको बात अपनी कह सकते हैं। तो दो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जबकि बात करें अगर हमें कोई भी जो बात है, कोई जानकारी है, उसको अगर लेना है, ग्रहण करना है, तो उसके लिए हम पढ़कर या सुनकर ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़कर और सुनकर हम ग्रहण करते हैं और अभिव्यक्त करते हैं बोलकर और लिखकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिवर्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, या ऑप्शन बी, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल
क्रम से ही सीखते हैं, या ऑप्शन सी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं, या ऑप्शन डी भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो भाषा कौशलों के संदर्भ में सबसे मेन जो चीज़ है कि जो चार कौशल होते हैं भाषा के, ठीक है, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। तो इसमें ये जो चार कौशल हैं, चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या ऑप्शन डी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन डी। जो भी जो बुक्स में हम जो डायग्राम वगैरह या जो भी चित्र वगैरह देते हैं, तो उसका मुख्य जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनको समझने में सहायता होती है बच्चे को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कविता दी गई है, ठीक है, यहाँ पर एक कविता आपको दी गई है 106 से 111, यानी कि 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे इस कविता के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना में सिरहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल दोदे जी की पंक्तियाँ हैं ये। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रश्न दिए गए हैं 5, इनके आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है? तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो कवि जो है पतन की राह पर लोगों को नहीं जाने देगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, या जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, या जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो कवि जो संबोधित कर रहा है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं कवि इस समय, ठीक है। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, या सुबह हो गई है, या फिर ये कवि का दायित्व है। तो कवि क्यों जगाना चाहता है? ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार है आपका ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश या जागृति? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जागृति। अगला प्रश्न है 112 से 120, यहाँ तक जो गद्यांश दिया गया है एक, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें आंसर क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके मैं डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। बाकी आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, और अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया इसके अकॉर्डिंग, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो मनु को किस गलती का एहसास हुआ? राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन डी, उन्होंने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था, तो इस गलती का उनका एहसास हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बगैर शब्द में अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, क्योंकि डायरी लिख रहे हैं ना हम, तो उसमें सच्चाई, अगर हम सच्चाई से नहीं लिखेंगे या ईमानदारी नहीं होगी तो एक तरीके से डायरी नहीं कह सकते उसको। अगला प्रश्न है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब रख सकता है, या गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, या इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वतः स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो प्रतिदिन जो गांधी जी थे वो डायरी पढ़ने के बाद क्या करते थे? उस पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य एवं विचार में किस दिशा की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो प्रतिदिन शब्द में समास होगा अव्ययभाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है? पढ़ा हुआ कितना पच गया, यानी कि जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना आत्मसात हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप होता है काज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो विचार में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा वैचारिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 30 प्रश्न हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। तो आई होप कि ये जो प्रश्न है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपको बता दूं कि यूपी टेट, सी टेट में अब तक जितने भी पेपर्स पूछे गए हैं उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन हम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो बस मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।